प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। बेटा, कोविड-19 इस समय बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसी कारण से आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई है। आप लोग घर पर रहिए, सेफ रहिए और पढ़ाई करिए। हम आप लोगों को हिंदी पढ़ाएंगे, फर्स्ट पेपर, और सेकंड पेपर मिस विक्टोरिया आप लोगों को पढ़ाएंगी। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 वर्गों में विभाजित किया है। पहला है आदिकाल, जिसे वीर गाथा काल कहते हैं। दूसरा है पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल कहते हैं। इन दोनों कालों को आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ लिया है। तीसरा है आप लोगों का उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतकाल कहते हैं। और फोर्थ है आप लोगों का आधुनिक काल, जिसे गद्यकाल कहते हैं। हम इन चारों की समय सीमा बता देते हैं, क्योंकि बोर्ड में पूछा जाता है कि रीतकाल की समय सीमा बताइए, गद्यकाल की समय सीमा बताइए। वीर गाथा काल, जिसकी समय सीमा है 1000 से लेकर के 1350 ईस्वी तक। 1000 से लेकर के 1350 ईस्वी तक। और भक्ति काल, भक्ति काल की समय सीमा है 1350 ईस्वी से लेकर के 1650 ईस्वी तक। 1350 ईस्वी से लेकर के 1650 ईस्वी तक। और रीतकाल की समय सीमा है 1650 ईस्वी से लेकर के 1850 ईस्वी तक। और गद्यकाल की समय सीमा है 1850 ईस्वी से लेकर के अब तक। वीर गाथा काल में छोटे छोटे साम्राज्य थे, जो कि आपस में लड़ते झगड़ते थे। इसलिए कवियों की कविताएं भी वीरतापूर्ण थी। इसलिए इस काल को वीर गाथा काल कहते हैं। भक्ति काल में भक्ति अपनी चरम सीमा पर थी, और कवियों की कविताएं भी भक्ति से प्रेरित होकर के लिखी जाती थी, जैसे कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई इत्यादि। अब आता है रीतकाल, जो आप लोगों को पढ़ना है। रीतकाल में रीति ग्रंथों की रचना हुई, इसलिए इसे रीतकाल कहते हैं। फोर्थ है गद्यकाल। गद्यकाल में खड़ी बोली का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए इसे कहते हैं गद्यकाल। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे रीतकाल 16वीं 17वीं शताब्दी तक मुगल साम्राज्य पूरे देश में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो चुका था। जनजीवन बहुत ही सुख और शांतिपूर्ण था। लोग राग और रंग में डूबे हुए थे। तो इस परिस्थिति का साहित्य पर असर पड़ना स्वाभाविक था। भक्ति के स्थान पर श्रृंगार रस आलंबन बनने लगा था। नारी के सुंदरता का वर्णन, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, श्रृंगार रस की प्रधानता इस काल के काव्य का मुख्य विषय हो गया। इसके अतिरिक्त
और भी परिवर्तन हुआ। कवियों का ध्यान शास्त्रीय साहित्य शास्त्रों की तरफ गया और उनकी रचनाएं शास्त्रीय ढंग से लक्षणा का उदाहरण प्रस्तुत करके होने लगी और इस प्रकार की रचनाओं को रीति ग्रंथ या लक्षण ग्रंथ कहते हैं। ध्यान से आप लोग सुन रहे हैं ना बेटा, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तभी समझ में आएगा। इस काल में एक और भी परिवर्तन हुआ, वो ये हुआ कि जो कवि थे उनका ध्यान साहित्य शास्त्र की तरफ गया और उनकी रचनाएं शास्त्रीय ढंग से लक्षणा को उदाहरण दे करके अपनी रचनाएं लिखने लगे और इस प्रकार की रचनाओं को रीति ग्रंथ या लक्षण ग्रंथ कहते हैं। और इस प्रकार की रचनाएं इस काल में अधिक हुई और इसी कारण से इस काल को रीत काल भी कहते हैं। बोर्ड में आप लोगों का एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ठीक है, कि इस काल को रीत काल क्यों कहते हैं, उत्तर मध्य काल को रीत काल क्यों कहते हैं, ठीक है। रीति ग्रंथ के दो रूप देखने को मिलते हैं। रीति ग्रंथों के दो रूप देखने को मिलते हैं। एक अलंकार पर आधारित रचनाएं हैं और दूसरी रस पर आधारित रचनाएं हैं। अलंकार पर आधारित रचनाएं केशव की हैं, भूषण की हैं और राजा यशवंत सिंह की हैं। और रस पर आधारित रचनाएं देव की हैं, पद्माकर की हैं और मतिराम की हैं। ये रसवादी कवि अपनी रचनाओं में नायक नायिकाओं की मनोदशा का एकदम विशद वर्णन करते हैं और सारा वैभव नायक नायिकाओं पर ही उड़ेल देते हैं। बेटा इसके अतिरिक्त कुछ उत्कृष्ट कवि भी हैं जिनकी रचनाएं रीतिबद्ध तरीके से नहीं हुई हैं, जैसे बिहारी, घनानंद। बिहारी और घनानंद इस काल के प्रमुख कवि हैं। आप लोग नोट कर लीजिए अगर पेंसिल लिए हैं तो। बिहारी और घनानंद इस काल के प्रमुख कवि हैं। बिहारी की प्रमुख रचना बिहारी सतसई है। इसको भी आप लोग लिख सकते हैं, अक्सर पूछा जाता है। बिहारी की रचना बिहारी सतसई। बिहारी श्रृंगार रस के अतिरिक्त नीति और भक्ति से हिंदी कविता को जगमगा दिया। तो बेटा ये रहा आप लोगों का रीतिकाल। वीडियो ध्यान से सुनिएगा, आप लोग समझिएगा। अगर जहाँ भी नहीं समझ में आएगा तो आप लोग पूछिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में आधुनिक काल, जिसे कहते हैं गद्य काल। ठीक है, आज यहीं इतना ही।